School of Magic Season 2 Title पार्थेन मंदिर कॉलेज। आदर्श को लगा कि उसके बॉस थोड़े नखरेबाज है। आखिरकार वह प्राचीन राजधानी का नायक था। फिर भी न केवल उनमें से कोई भी उसके योगदान के लिए आभारी नहीं था, बल्कि उन्होंने उसे ऐसी जगहों पर जाने के लिए भी कहा जैसे वह उनका अधीनस्थ हो। आदर्श को पता था कि एक बार जब वह राष्ट्रीय महल में जांच करेगा तो वह राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रेनिंग पर जाएगा, जिसमें विदेशी देशों की यात्रा शामिल थी। वह इसे लेकर काफी उत्साहित था। फिर भी उसकी पहली प्राथमिकता यहां हांगजो में थी। वह अब भी इस बात से चिंतित था कि मिसेस भावना ने उससे क्या कहा था। उसे इस बात का संदेह नहीं था कि राधा उससे कुछ छिपा रही थी। आदर्श को राधा पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे चिंता थी कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। पिताजी, क्या आप मुझे राधा की मां के बारे में और बता सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। आदर्श ने राधा को फोन नहीं किया। वह उसे एक बड़ा सरप्राइज देने की योजना बनाकर सीधे उसके स्कूल गया। हालांकि आदर्श राधा को खोजने में असमर्थ था। वह ना तो अपने शयन कक्ष में थी, ना ही लाइब्रेरी में थी। यहां तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। आदर्श घबराने लगा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, यह भावना उतनी ही मजबूत होती गई कि राधा मुसीबत में है। आदर्श राधा के गुरु की तलाश में आगे बढ़े। अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए आदर्श ने बेसिक रूप से अपने आसपास के लोगों की संख्या याद कर ली थी। उसने तुरंत नंबर डायल किया। ओ आदर्श, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह एक साक्षात्कार के बीच में है। आदर्श का स्विच ऑफ होना सामान्य बात है। आदर्श राधा का फोन स्विच ऑफ होना सामान्य बात है। राधा के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू? आदर्श ने उलझन में पूछा। बेसिक रूप से पार्थेन टेम्पल कॉलेज हमेशा विदेश में 1 या 2 साल की पढ़ाई के लिए हमारे देश के 4 छात्रों को भर्ती करता है। यह हमारे देश के हर प्रसिद्ध संस्थान के लिए एक शानदार अवसर है। यह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के अवसर जितना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि पार्थेन टेम्पल कॉलेज हांगजो के छात्रों में अधिक रुचि रखता है, इसलिए मैंने राधा की सिफारिश की। उसका पार्थेन टेम्पल कॉलेज के प्रतिनिधि के साथ इंटरव्यू होना चाहिए। मेंटर बलराम जी ने कहा। ओह, मैं देख रहा हूं। आदर्श ने राहत भरी सांस ली। यदि राधा लापता हो जाती तो आदर्श दुनिया भर में उसे खोजने के लिए अपने डीमन मोड को एक्टिवेट कर देता। हालांकि दूसरे विचार पर कुछ सही नहीं लगा। रुको मिस, यदि राधा का चयन किया जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह ग्रीस जाएगी? मैंने सुना है कि पार्थेन मंदिर ग्रीस में स्थित है, जो मुझे विश्वास है कि इसका कॉलेज भी वहीं है। आदर्श ने तुरंत पूछा। हाँ, यह सही है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय अवसर है। पार्थेन मंदिर दुनिया में उपचार और ब्लेसिंग एलिमेंटों की पवित्र भूमि है। पार्थेन मंदिर और उसका कॉलेज एक ही स्थान पर बनाया गया था। यदि मैं 20 वर्ष छोटा होता तो मैंने भी वहां अध्ययन के लिए आवेदन किया होता। राधा हीलिंग एलिमेंट या ब्लेसिंग एलिमेंट दोनों के साथ बेहद प्रतिभाशाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका चयन हो जाएगा। मेंटर बलराम ने पूरे विश्वास के साथ कहा। दरअसल आदर्श ने पार्थेन मंदिर के बारे में पहली बार नहीं सुना था। उन्हें राधा पर गर्व था। अब अगर इतनी पवित्र संस्था ने उसकी प्रतिभा पर ध्यान दिया होता, लेकिन समस्या यह थी कि वह विदेश में पढ़ रही होती। विदेश में पढ़ाई के दौरान किसी के संबंध विच्छेद की संभावना स्नातक होने के बाद संबंध विच्छेद की संभावना से काफी अधिक थी। भगवान जानता है कि उसे विदेशों में कितने बुरे, बेशर्म और असभ्य लेकिन सुंदर बेवकूफों से मिलना होगा।
आदर्श का मानना था कि राधा इतनी आसानी से उनके बहकावे में नहीं आएंगी, लेकिन यह अभी भी चिंताजनक था। कोई रास्ता नहीं। आदर्श ने तुरंत सुझाव को खारिज कर दिया। मैं जानता हूं कि आपके पिता की ओर से आपकी छोटी बहन की देखभाल करना एक बड़े भाई का दायित्व है, लेकिन अगर वह वास्तव में चुनी जाती है तो ना जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह जीवन भर वहीं रहेंगी। अभी उसे यहाँ 2 साल और पढ़ाई करनी है। वह ग्रीस में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली है। इसके अलावा जो चीजें वह यहाँ सीख सकती है वे बहुत ही ज्यादा सीमित है। मेंटर बलराम ने गंभीरता से कहा, अभी सिर्फ 1 या 2 साल की बात है और अब दूसरे देशों में जाना बहुत सुविधाजनक है। आप जब चाहे उससे मिलने जा सकते हैं और वह वापस भी आ सकती है। उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि राधा का चयन किया जाएगा। पार्थेन मंदिर हीलिंग और ब्लेसिंग मैजिशियनों के लिए सबसे पवित्र भूमि थी। अगर मेंटर बलराम अब राधा की जगह होते तो अगर वह मौका चूक जाती तो उसे जीवन भर का इसका पछतावा होता। मेंटर बलराम को स्पष्ट रूप से पता था कि हीलिंग और ब्लेसिंग एलिमेंटों में राधा की प्रतिभा बेजोड़ थी। वह पार्थेन टेम्पल कॉलेज में पढ़ने के लिए सबसे सही उम्मीदवार थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी छात्र पार्थेन टेम्पल कॉलेज के प्रतिनिधित्व का ध्यान आकर्षित करेगी। उसे घूमने फिरने में दिक्कत होती है और वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं पूरी तरह असहमत हूं, आदर्श ने दृढ़ता से कहा। तुम चिंता मत करो, मैंने उसके साथ रहने और उसकी 24/7 देखभाल करने के लिए 2 लड़कियों को चुना है। वे लगातार आपको रिपोर्ट करेगी। मेंटर बलराम ने उत्तर दिया जैसे उसने पहले ही सब कुछ तय कर लिया हो। यह अगर वह अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर ले तो वह 1 साल में वापस आ सकती है, अन्यथा यह अधिकतम 2 वर्ष की है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि उसकी प्रतिभाएं अनदेखी की जाए? भले ही वह पार्थेन मंदिर कॉलेज में दाखिला लिए बिना भी एक प्रतिभाशाली हीलर बन सकती है, लेकिन वहां जाने के बाद वह सर्वश्रेष्ठ में से एक बन जाएंगी। सच तो यह है कि हमारे देश को वास्तव में विश्व स्तरीय चिकित्सकों की जरूरत है। यदि राधा पार्थेन मंदिर कॉलेज गई तो वह अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को वापस लाने में सक्षम हो सकती है। बलराम जी कहते हैं यह अभी भी नहीं है। ठीक है। आखिरकार बलराम के पास शब्द खत्म हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श इतना जिद्दी होगा। आमतौर पर जिस किसी को भी खबर के बारे में पता चलता वह उत्सुकता से उस व्यक्ति को भेज देता, क्योंकि उन्हें डर होता कि पार्थेन मंदिर कॉलेज के लोग अपना विचार बदल देंगे। क्या तुमने राधा से उसका निर्णय पूछा है? बलराम ने पूछा। नहीं, मैं उसके लिए कॉल कर सकता हूं, आदर्श ने उत्तर दिया। आदर्श हमेशा सहिष्णु रहे थे, लेकिन जब राधा की बात आई तो वह अत्यधिक सुरक्षात्मक था। नहीं, हमेशा नहीं ही रहेगी। जब राधा उसके आसपास नहीं थी तो वह पहले से ही बेहद चिंतित था। और अब वे उसे विदेश में पढ़ाई करने देंगे? बिल्कुल हास्यास्पद। अगर कॉलेज दुनिया में हीलर्स के लिए टॉप संस्थान होता तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। बलराम जी आह भरते रह गए। मुझे खेद है, मुझे पता है कि आप स्कूलों के हीलिंग एलिमेंट की भलाई के बारे में चिंतित है। आदर्श प्रोफेसर के विचारों को समझ गया और कहा, यदि राधा विदेश में स्टडी करने के लिए सहमत हो जाती है तो इससे संस्थान को पार्थेन मंदिर के साथ संबंध विकसित करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे उन्हें पार्थेन मंदिर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हीलिंग स्कूल को जबरदस्त लाभ होगा। मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुमसे कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि तुम इतने दृढ़ होंगे। दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला है। वह इंटरव्यू में नहीं थी, वह ग्रीस के लिए पहले ही एक निजी जेट से निकल चुकी है, बलराम ने कहा। क्या कहा आपने? वह खुद जाने को तैयार होगी? आदर्श ने चौंकते हुए पूछा। राधा निश्चित रूप से उसके साथ ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेगी। आदर्श को विश्वास नहीं था कि वह उसे बताए बिना देश छोड़ देगी। सच्चाई यह है कि पार्थेन मंदिर प्रतिनिधियों ने पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। उन्होंने तुरंत राधा को चुन लिया,
यह अभी भी एक इंटरव्यू था, लेकिन क्योंकि पार्थिन मंदिर के लोगों के पास समय की कमी है, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू के बाद राधा को सीधे ग्रीस लाने का फैसला किया। राधा इससे पूरी तरह अनजान है। मुझे खेद है, मैंने उसके लिए निर्णय लिया। मुझे लगा कि आप सहमत होगे, क्योंकि ठीक है, हर कोई मेरे जैसा नहीं है, मुझे माफ करे, बलराम ने कहा। बकवास, वे कहाँ उड़ रहे हैं, मुझे बताओ, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। कुशान के नजदीक एक निजी हवाई क्षेत्र। मैं तुम्हें पता तो दे सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम समय पर पहुंच पाओगे या नहीं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, राधा का अपहरण। राधा के गुरु ने आदर्श को अवाक कर दिया। पार्थिन मंदिर के लोगों को कम से कम उन्हें फोन करना चाहिए था, चाहे वे कितने भी जरूरी क्यों ना हो। अगर उन्होंने उसे फोन करने की जहमत नहीं उठाई तो आदर्श के सहमत होने का कोई रास्ता नहीं था। पता जानने के बाद आदर्श को कोई परवाह नहीं थी। उसने मिसेस भावना से किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने के लिए कहा जो उड़ान भर सके और जिसके पास हांगजो के लिए उड़ान लाइसेंस हो, ताकि वह सीधे उस निजी हवाई जेट में पहुंच सके जिसका बलराम जी ने उल्लेख किया था। जो व्यक्ति आया उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह उनकी सीनियर बहन ईशाना थी। ईशाना के पास विंग जादुई इक्विपमेंट थे। उसने आदर्श को उठाया और उसे उसकी मंजिल तक ले आई। उसके चेहरे पर थपेड़े मारती तेज हवा ने अनुभव को विमान में उड़ने से कहीं अधिक यथार्थवादी मनोरंजक बना दिया। सीनियर सिस्टर ईशाना, आज आप इतनी खाली क्यों हैं? आदर्श ने चिढ़ाया। मैंने सोचा था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, लेकिन यह पता चला कि आप अपनी छोटी प्रेमिका को विदेश जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप मुझसे दोबारा से कुछ करने के लिए कहेंगे तो मैं आपको सांप को दूध पिलाने के लिए झील में फेंक दूंगी, मिसेस ईशाना ने अप्रिय ढंग से कहा। चलो, हम एक परिवार है, मैं कोई भारी व्यक्ति नहीं हूं। चुटकी कैसी है? जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा है तब से काफी समय हो गया है। वो मुझे बहुत याद कर रही होगी, आदर्श ने कहा। आपको अपनी छोटी प्रेमिका के बारे में अधिक चिंता होनी चाहिए। पार्थिन मंदिर के लोग सदैव अहंकारी रहे हैं। एक बार जब कोई उनकी नजरों में आ जाता है तो वे तुरंत उस व्यक्ति को छीन लेते हैं, दूसरों के साथ समय बर्बाद नहीं करते, ईशाना ने कहा। समस्या यह है कि राधा कभी भी इसके लिए सहमत नहीं हुई। उन्हें उसे ले जाने का क्या अधिकार है? क्या यह अपहरण नहीं है? असंतुष्ट आदर्श ने कहा। उन्हें कोई परवाह नहीं होगी, गधे। लिशान। पूरे मैदान में एक लंबी हवाई पट्टी फैली हुई थी जो गोल्फ कोर्स के समान हरे मैदान से ढकी हुई थी, जो झीलों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी। हवाई पट्टी के एक छोर पर एक सफेद निजी जेट था जिसके शरीर पर सूर्य का चित्र बना हुआ था। विमान धीरे धीरे चल रहा था। मुझे खेद है, लेकिन हमें अब तत्काल ग्रीस लौटने की आवश्यकता है। मिस राधा, बस आओ, आपका गुरु पहले ही सहमत हो चुका है। हम आपके परिवार को बाद में ही सूचित करेंगे। मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन हमने आपके प्रति अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई है। पार्थिन मंदिर के एक अधेड़ उम्र के शिक्षक ने विनम्रता से कहा। श्री ग्लोरियन, यदि आप जल्दी में हैं तो कृपया मुझे जाने की अनुमति दे। मैं खुद स्कूल वापस जा सकती हूँ। जहाँ तक ग्रीस जाने की बात है, मुझे पहले अपने पिता और भाई के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। राधा ने पार्थिन मंदिर के शिक्षक को दृढ़ता से उत्तर दिया। हम आपके परिवार को बता देंगे, चिंता ना करें। यदि आप चाहें तो हम किसी को अपने अतिथि के रूप में पार्थिन मंदिर में आमंत्रित करने के लिए भी भेज सकते हैं, ताकि वे उस कॉलेज की महानता सीख सके जिसमें आप पढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि आपने एक बुद्धिमान निर्णय लिया। कैप्टन, आसमान छूने का समय आ गया है। हमें रात होने से पहले ग्रीस पहुंचना होगा, श्री ग्लोरियन ने कहा। वह आदमी विनम्र लग रहा था, फिर भी उसका स्वभाव अनूठा था, मानो उसने जो कुछ भी कहा वह केवल एक नोटिस के रूप में था। मूलतः चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी।
सर, आगे आसमान में कोई है, वे हमें उड़ने से रोक रहे हैं, उप कैप्टन ने कहा। डिगियस, जाओ उन्हें संभालो, बस उन्हें भगाओ। अगर यहां कोई लड़ाई छिड़ती है तो एनफोर्समेंट यूनियन के लोग हमें परेशान करने वाले हैं, सुनहरे बालों वाले, घुंघराले बालों वाले ग्लोरियन ने कहा। समझ गया सर। राधा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप हो गई। वह महसूस कर सकती थी कि इस ग्लोरियन को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके निर्णय के बावजूद वे फिर भी उसे ले जाएंगे। इससे आगे कुछ भी कहना बेमानी थी। राधा को आश्चर्य हुआ था कि ये लोग इतनी जल्दी में क्यों थे। क्या उन्हें सचमुच कोई परेशानी हो रही थी या इसकी वजह कोई और थी? अरे, यह क्या अपहरण नहीं है? राधा, राधा, क्या तुम जेट में हो? धिक्कार है। सुनो, अगर तुमने अब जेट नहीं रोका तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी भी हवा में लटके हुए आदर्श ने जेट में मौजूद लोगों पर चिल्लाया। राधा आदर्श की आवाज़ सुन सकती थी, फिर भी उसके पास अपना फ़ोन नहीं था और उसे घूमने फिरने में कठिनाई हो रही थी। जब उसने सुनहरे बालों वाले ग्लोरियन को पायलट कैबिन में जाते देखा तो उसने तुरंत अपनी आवाज़ अपने मन में जमा की और आदर्श को बताया, भाई आदर्श, मैं यहाँ हूँ। आदर्श बहुत खुश था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या वे तुम्हें ले जा रहे हैं? क्या आप निश्चित है कि वे पार्थेन मंदिर से है? वे डाकुओं की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? वे वास्तव में पार्थेन मंदिर से है। डीन और शिक्षकों ने पहले ही उनकी पहचान की पुष्टि कर दी है। वे ईमानदारी से मुझे पार्थेन मंदिर कॉलेज में आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय क्यों नहीं दिया और इतनी जल्दी छोड़ना पड़ा। राधा ने जल्दी ही जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, वे तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। आदर्श ने कहा, वे बहुत मजबूत है भाई आदर्श, कृपया सावधान रहे। राधा ने कहा, यह ठीक है, मेरे पास एक हेल्पर भी है। जब आदर्श और राधा टेलीपैथी के माध्यम से बात कर रहे थे तब तक कोई व्यक्ति विमान से बाहर निकल चुका था। उस व्यक्ति की पीठ पर विंड इक्विपमेंट थे, जिसका अर्थ था कि वह अपेक्षाकृत उच्च स्तर का विंड मैजिशियन था। वह विमान से कुछ ही दूरी पर मंडरा रहा था। उसकी हल्की नीली आंखें आदर्श और ईशाना को तिरस्कार की दृष्टि से देख रही थी। उन्होंने केवल आदर्श पर एक नज़र डाली। उनकी नज़र में आदर्श महज एक महत्वहीन किरदार था। उन्होंने अपना ध्यान ईशाना पर केंद्रित किया, क्योंकि वह बता सकता था कि उसकी कल्टीवेशन काफ़ी प्रतिभाशाली है। मैं एनफोर्समेंट यूनियन से उपाध्यक्ष ईशाना हूँ। आपके जेट में जो लड़की है उसे जाने दो। ईशाना ने अपनी पहचान बताई। दोनों पक्ष सम्मानित एवं शक्तिशाली थे। उनके बीच झगड़ा तेजी से बढ़ेगा। मुझे खेद है, हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारी कक्षाएं कल से शुरू होंगी। चूंकि उसे चुना गया है, वह हमारी व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि आपको कोई समस्या है तो स्कूल से बात करें। हमने पहले ही डीन को बता दिया है। डिगियन ने कहा। ईशाना ने कहा, वह सहमत नहीं थी और उसका परिवार भी सहमत नहीं था। कृपया हमारे जेट को ना रोके, अन्यथा हमें हिंसा का प्रयोग करने का अधिकार है, क्योंकि आप पार्थेन मंदिर के कर्मियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। समय हमारे लिए कीमती है। डिगियस ने वापस उत्तर दिया, क्या आप भूल गए कि यह किसका क्षेत्र है और अब आप किससे बात कर रहे हैं? आपने नियम यहाँ लागू नहीं होते आपके। आप हांगजो में एक छात्र का अपहरण कर रहे हैं। मुझे अभी आपको मारने का अधिकार है। ईशाना ने कोई दया नहीं दिखाई। वह आसानी से नहीं गई क्योंकि वह प्रतिष्ठित पार्थेन मंदिर के लोगों का सामना कर रही थी। इधर डिगियस स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना जिद्दी होगा। आमतौर पर लोग पार्थेन मंदिर का नाम इस्तेमाल करने के बाद चले जाते थे। उसके साथ समय बर्बाद करना बंद करो, उसे उड़ा दो। पायलट कैबिन से ग्लोरियन की आवाज आई। डिगियस ने सिर हिलाया, बोलते हुए उसकी निगाहें तेज हो गई। ईशाना कहती है, तब मैं चीन के प्रवर्तन संघ की ताकत दिखाऊंगी। मैं इसका
बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डीगेस ने भी वापस जवाब दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।